साहित्य निधि में आज सुनिए लोकप्रिय, प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ गद्यकार एवं लेखिका सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी कुछ रिश्ते महज रिश्ते नहीं होते। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जापानी दंपति भारत आए और गुजरात के आनंद में एक महिला से इनका सरोगेट माँ बनने का अनुबंध हुआ। जापानी दंपति ने अपने अंशों का उपयोग किया और आनंद के अस्पताल में सरोगेट माँ के गर्भ में इम्प्लांट कराकर अपने देश चले गए। बच्चे के जन्म से पहले जापानी दंपति के बीच वैवाहिक मतभेद हो गए। सरोगेट माँ से जन्मी बच्ची की कस्टडी लेने से बच्ची के जैविक माता पिता ने मना कर दिया। सरोगेट भी बच्ची को नहीं रखना चाहती थी। जैविक पिता अपनी माँ के साथ भारत आया। बच्ची को उसकी कस्टडी में रखा गया। नई दिल्ली स्थित जापानी दूतावास में बच्ची को इस आधार पर पासपोर्ट देने से मना कर दिया कि वो भारत में जन्मी है, अतः भारतीय नागरिक है। उसे भारतीय पासपोर्ट के साथ भारत सरकार से देश छोड़ने संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। भारतीय कानून में नवजात को पासपोर्ट जारी करना उसकी माँ के साथ जुड़ा होता है, जबकि जैविक और सरोगेट दोनों माँ ने बच्ची की कस्टडी से इनकार कर दिया है। तो अखबार बाँच रही सुबोधिनी आगे न बढ़ सकी। लगा ऐसी खबरों से उसकी पुरानी पहचान है। तरीके बदल जाएं पर नतीजे प्रायः नहीं बदलते। अनवेड मदर, सिंगल पेरेंसी, लिव इन रिलेशनशिप जैसी संकल्पनाओं के इस असाधारण दौर में ये नतीजे डराते, चौंकाते या दयाद्र न करें, पर 37 वर्ष पहले असाधारण, अविश्वसनीय, आपत्तिजनक समझे जाते थे। सुबोधिनी ने चश्मा उतारा। ठीक सामने की सफ़ेद दीवार पर आसपास टंगी 2 पोस्टर साइज फ्रेम्ड तस्वीरों को अनायास नहीं, सायास देखा। जब जब इन तस्वीरों को देखती है, पूरे 37 वर्ष उसके भीतर उतर आते हैं। एक तस्वीर सुहासिनी की है। इसके घने, थोड़ा घुंघराले बाल और उजले दांतों वाली हंसी शांत स्वरूप आर्य से बड़ा मेल खाती है। शांत स्वरूप की तरह खुलकर हंसते हुए हंसी में ये सतर्कता जरूर रखती है, जब हंसना अभद्र अथवा कटाक्ष करता सा न लगे। दूसरी तस्वीर शांत स्वरूप की है। तस्वीर में पड़ी माला 5 साल पूरे कर रही है। सुबोधिनी को शांत स्वरूप के साथ रहना बहुत सही और इत्मीनान से भरा लगता था। जल्दी ही समझ में आ गया, कुछ शब्द वस्तुतः दगाबाज होते हैं। ज़िंदगी को ऐसा बना देते हैं जैसे अच्छी कभी थी ही नहीं। विगत इतना संश्लिष्ट और असरदार हो जाता है कि इंसान वर्तमान में रहते हुए विगत के बियाबान में भटका रहता है। 37 वर्ष वो छोटे जनपद का सदाचारी समय था। बदलते कैलेंडर वर्ष के साथ समय स्वाभाविक रूप से प्रतिवर्ष आधुनिक हो रहा था, लेकिन उसकी आधुनिकता छोटे जनपद में देर से पहुंचती थी और उतनी नहीं पहुंचती थी जितनी पहुंचनी चाहिए। सुबोधिनी की निजी दुनिया इतनी छोटी थी कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में समा जाती थी। विद्यालय का विशाल परिसर, समान दूरी पर बने 3 बड़े भवन। पहले भवन में प्राथमिक, दूसरे में माध्यमिक, तीसरे में उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं लगती थीं। दूसरे भवन में अन्य कमरों से एक बड़ा कमरा था, जहां संगीत की कक्षा लगती। साथ ही सालाना जलसे में होने वाले कार्यक्रमों की रिहर्सल, जो जलसे से प्रायः 1 माह पहले शुरू होती थी। तीसरे भवन से लगी विज्ञान विषयों की वेल इक्विप्ड प्रयोगशालाएं थीं। 2 बड़े मैदान। एक मैदान में वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होती। मंच की तरह प्रयुक्त होते बड़े चबूतरे वाले दूसरे मैदान में सालाना जलसा और भाषण वाले अन्य कार्यक्रम होते। चबूतरे वाले मैदान के पूर्वी कोने में कदम्ब के घने वृक्ष की मजबूत टहनियों को छूते प्रतिलिप जैसे दिखते 2 छोटे आवासीय मकान बने थे। एक में सुबोधिनी और शांत स्वरूप, दूसरे में तनकम्मा बहन जी रहती थीं। तनकम्मा बहन जी के पति कचहरी में बाबू थे। उन्हें भाषा की काफ़ी दिक्कत थी। वे व्यवहार में ऐसी तहजीब और चेहरे में ऐसी आत्मीयता बनाए रखते थे कि लोग भाषा की दिक्कत को लेकर उनका मजाक न उड़ा पाते थे। क्राफ्ट क्लास लेने वाली तनकम्मा बहन जी चेहरा यूं सपाट बनाए रखती मानो अधिक जानने समझने में ना दिलचस्पी है ना हसरत। 11 से 5 बजे वाले विद्यालय में तादाद भर शिक्षिकाओं के बीच विज्ञान, गणित, संगीत के कुल 5 शिक्षक थे।
शौचालय में नीर व्यवस्था न होने से शिक्षिकाएं वक्त बेवक्त सुबोधिनी के घर ज़रूरत पूरी करने आती और कुछ नुक्ताचीनी करती। सुबोधिनी, आपको काबिल तारीफ़ पति मिला है, आर्य सर की थोड़ा निगरानी रखें। सुबोधिनी कह न पाती कि परा स्नातक रसायन शास्त्र शांत स्वरूप गृह विज्ञान विषय से 11वीं उत्तीर्ण उसे निगरानी रखने के लायक नहीं मानते। अन्य शिक्षिका कहती, आप इतनी चुप रहती हैं, क्या आप आर्य सर के सामने भी इतनी ही चुप रहती हैं? जानती हैं हमारे स्कूल की लड़कियों के वे फेवरेट सर हैं। सुबोधिनी जानती थी, अदा असर अंदाज से शांत स्वरूप बड़े अधिकारी की तरह दिखते हैं। अन्य शिक्षिका कहती, अंग्रेजी की नगीना बहन जी प्रार्थना में सर के ठीक बगल में खड़ी होती हैं। क्या बताएं, ये नगीना खुद को रेखा समझती हैं। औसत कद, भरे बदन, सांवली त्वचा वाली युवा नगीना कसे जूड़े और आंखों में कनपटी तक लगाए गए मोटे काजल से इस तरह सजावट करती थी कि उसका चेहरा शुरुआती सांवली रेखा अर्थात अभिनेत्री रेखा से मिलता जुलता था। सुबोधिनी खुद को पराजित न मान ले जैसी करुणा के कारण शिक्षिकाएं नहीं बताती थीं। नगीना नहीं, मस्त मिजाज वाले आर्य सर नगीना के समीप वाली कुर्सी पर बैठने के लिए लालायित रहते हैं और छात्राओं की खूबसूरती परख कर कहते हैं, इस स्कूल की कुछ छात्राएं वास्तव में खूबसूरत हैं। शिक्षाएं चाहती थीं सुबोधिनी आर्य सर की लालसा और कपट को समझकर उन्हें सावधान करे, लेकिन जैसा कि कहा वो आस्था वाला सदाचारी समय था। सुबोधिनी का जहन संकेत कतई ग्रहण नहीं कर पाया। उस दौर की छात्राएं अलग मासूम थीं। शिक्षक उनके लिए गुरुजी थे, सिर्फ और सिर्फ गुरु। ऐसे गुरु जो विद्यालय सिलेबस किताबों के अलावा कहीं प्रयोजन न रखते हुए सिर्फ विद्यालय आते हैं। कोई छात्रा किसी शिक्षक को बाजार, सिनेमा हॉल या अन्यत्र खासकर परिवार के साथ देख लेती तो उसे अस्वाभाविक लगता। विचित्र मुंह बनाए हुए कक्षा में बताती, सर सिनेमा देख रहे थे, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं लग रही थी। मुझे इतनी शर्म आई, मैं सर को नमस्ते करना भूल गई। मैं किताबें खरीदने बाजार गई। लस्सी की दुकान में आर्य सर, सोलंकी सर, झा सर आवारा लड़कों की तरह खड़े थे। मैं भी शर्म के मारे नमस्ते नहीं कर पाई। छात्राओं को गुरु प्रतिष्ठित और भरोसेमंद लगते थे। वे नहीं सोचती थीं जब वे आंख मूंद कर वीणा वादिनी वर्दे गाती हैं, आर्य सर दबी दृष्टि से उनकी खूबसूरती परखते हैं। नहीं सोचती थीं नमस्ते के जवाब में सर लोग शीश को हल्का सा डुलाकर घमंड से भरी जुम्बिश देते हैं, वहीं आर्य सर हुलहुलाकर नमस्ते 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 क्यों करते हैं। वे सर के हुलहुलाने में आत्मीयता देखती थीं। आर्य सर नमस्ते को कितनी रुचि और आग्रह से ग्रहण करते हैं। ऐसी फिजा में आर्य सर सभी छात्राओं के फेवरेट गुरु बने। ये नितांत माकूल था। वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में आर्य सर कृपालु हो उठते। छात्राएं अभिलाषा रखती उनके रूम में आर्य सर की ड्यूटी लगे। रिक्त स्थान की पूर्ति, एक शब्द में उत्तर लिखो, सही गलत में जवाब दो जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिस छात्रा से न बनते वो प्रश्न पत्र लेकर आर्य सर के सम्मुख जाती और प्रश्न पर तर्जनी रखती। छात्र के हाथ का यथासंभव दोहन कर सर मंद स्वर में उत्तर बताकर खुद का फेवरेट गुरु होना साबित करते। सालाना जलसे में उनके चेहरे में गजब का प्रभुत्व दिखाई देता। वे प्रतिवर्ष एक ऐसा एकांकी तैयार करते जिसे शर्तिया प्रथम स्थान प्राप्त होता। प्रथम स्थान प्राप्त छात्राएं आर्य सर को घेर कर उछलती। आर्य सर बंसी बजैया की तरह मोद मग्न हो जाते। लगभग 1 माह चलने वाली रिहर्सल के दिन खुमारी लिए होते। वेशभूषा, मेकअप, संवाद, अभिनय कैसा हो जैसी वाजिब लगती वजहों से छात्राओं को वे यूं छूते कि छूना गैर जरूरी न लगता। जलसे के दिन सजी बजी छात्राओं को देखकर थोड़ा विभोर होते, थोड़ा पछताते कि करम में सुबोधिनी लिखी थी। जलसे का 2-4 दिन शेष होते तब स्कूल की छुट्टी के बाद रिहर्सल के लिए छात्राओं को रोक रखते। एक दिन अधिक देर हो गई। मसौदा जानने के लिए चली आ रही सुबोधिनी को उन्होंने खिड़की से देख लिया। तेज चाल से संगीत कक्ष से बाहर आए और उसे वहीं रफा दफा कर दिया। घर पहुंचकर बड़ी बेरुखी दिखाई। क्यों आई? तुम्हें देखकर लड़कियां ठीक से रिहर्स नहीं कर सकीं। मुझे लगा तुम कहाँ रह गए। दिन में चहल पहल रहती है पर देखते हो शाम होते ही कैसे सन्नाटा और एकांत हो जाता है। मुझे ये मकान नहीं लेना चाहिए था। पानी पीने के बहाने सोलंकी झा आते हैं, तुम्हें भड़काते हैं कि मैं आशिक मिजाज हूँ, मुझे टाइट करो, जबकि ये लोग अपनी पत्नी को किस पर्दे में रखते हैं कि जलसे में भी नहीं लाते।
तुम जरूर झुमका पहनकर शाम से झांकने लगती हो, कार्यक्रम कब शुरू होगा। शांत स्वरूप के नज़रियों को अपना निर्णय बना लेने वाली सुबोधिनी इस तरह खामोश रह जाती मानो दुनिया भर के अपराध उसके हैं। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की प्रतीक्षा पूरा शहर करता था। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट न होने से लोगों में पर्याप्त सांस्कृतिक रुचि थी। रामलीला, कठपुतली नृत्य, बाइस्कोप, जादू लोगों के दिलों में लहरी जगा देते थे। विद्यालय की ओर से अधिकारियों, छात्राओं के अभिभावकों को निमंत्रण पत्र भेजा जाता। लोग तादाद में आते। संभावित छेड़छाड़ के मद्देनज़र लड़कों का प्रवेश वर्जित रहता। तथापि छात्राओं के जलवे देखने के लोभ में कुछ सुजान लड़के पता नहीं किस बिल से घुस आते थे। उन दिनों सरकारी स्कूलों में गांधी जयंती मनाई जाती थी। बड़े चबूतरे में मेज पर गांधी जी की बड़ी फ्रेम्ड तस्वीर रखी जाती। कक्षा 9 की छात्रा संपत हरिजन अस्पृश्यता जैसे प्रभावी कारण से पूरे साल पिछली बेंच में गुमशुदा रहती, लेकिन 2 अक्टूबर से पात्रता दिला देता था। बापू की तस्वीर पर माला डालने के लिए उसे पुकारा जाता। वो जानती थी छात्राएं, शिक्षक, प्राचार्य उससे परहेज करते हैं। वो एक दूरी बनाए खुद में सिमटती हुई मंच पर आती, मेज पर रखी फूलमाला तस्वीर को पहना देती। तदुपरांत छात्राओं के जोशीले भाषण होते। उन दोनों दलित वर्ग के बच्चों, प्रमुखतः लड़कियों को पढ़ने के योग्य नहीं समझा जाता था। संपत की मलिन पृष्ठभूमि अलग न थी, फिर भी पिता जंजे, विशेषता माँ संतरा की मानसिकता कुछ परिष्कृत थी। वो संपत को नर्स बना देना चाहती थी ताकि वो उसकी तरह न्यायाधीशों के बंगलों के परिसर में झाड़ू न लगाए और संडास न धोए। कचहरी का सफाई कर्मी जंजे और संतरा शाम को दारू पीते, मार पीट गाली गलौज करते। एक बार जंजे के दंगे से बचने के लिए दारू चढ़ाए हुए संतरा तेज दौड़ते हुए मजिस्ट्रेट के बंगले में घुस गई। उसके पीछे भागती आई संपत ने न्यायाधीश से क्षमा मांगी। माँ ने किरस्थान अर्थात अपावन कर दिया। मैं माफ़ी मांगती हूँ। संपत की मजबूत पकड़ में बंधक से चली आ रही संतरा बहक रही थी। संपत खूब पढ़, अस्पताल में नर्स बन या नरक से निकल, आपन जन्म सुधार। तैं हर फेल फेल हो जाते हैं। पढ़ाई में कमज़ोर संपत का 9वीं में तीसरा साल था। कक्षा की लड़कियों से आयु में बड़ी थी। साड़ी पहनने के कारण अधिक बड़ी लगती थी। फूलमाला पहना रही संपत पर शांत स्वरूप की पारखी दृष्टि पड़ गई। त्वचा काली है तथापि चेहरा सुंदर और कद लंबा है। दूसरे दिन शांत स्वरूप क्लास लेने आए। लड़की तुम खड़ी हो जाओ। विद्यालय की चपरासिन बबुआई से भी डरने वाली सबसे पीछे की बेंच पर अकेली बैठने वाली संपत खड़ी हुई। जी सर। शिक्षकों को कक्षा की समस्त छात्राओं के नाम कंठस्थ नहीं रहते थे, लेकिन गांधी जयंती के कारण संपत का नाम सबको याद रहता था। शांत स्वरूप ने इस तरह पूछा जैसे नाम नहीं जानते। क्या नाम है? संपत हरिजन। 9वीं में कितने साल हो गए? सर ये तीसरा साल है। इस साल पास होना है। कोई चैप्टर समझ में ना आए पूछ लिया करो। शांत स्वरूप कृपा देना चाहते थे, जबकि छात्राओं के परहेज की शिकार संपत को लगा जलील कर रहे हैं कि अभी और कितने साल फेल होना है। उसने गर्दन ही नहीं कंधे भी झुका लिए। जी सर। बैठ जाओ। संपत ने नहीं सोचा था तारणहार मिल जाएगा। शांत स्वरूप ने उसे बोध करा दिया, जलील नहीं करना चाहते, कृपा देना चाहते हैं। उसे भयभीत नहीं, चमत्कृत होना चाहिए। संपत के लिए कॉपी किताबें खरीदी, सभी विषयों के उत्तर तैयार किए, रट्टे मार लेने को कहा। सालाना इम्तिहान में जिन पर्चों में कक्ष में उनकी ड्यूटी लगी, राउंड लेते हुए बार बार डेस्क के पास से गुजरे और मंद स्वर में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाले शिक्षकों से आग्रह किया कि अभावग्रस्त संपत को उत्तीर्ण करें। 9वीं उत्तीर्ण संपत ने खुद को ऊंचाई पर पाया। आर्य सर का सहयोग, स्नेह, स्पर्श, सहारा, समरसता, पुस्तकें, पैसा, पास होने की प्रतिश्रुति। जलील नहीं कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। संपत, जो लोग बाबू को प्रिय थे मुझे भी प्रिय हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना चाहता हूँ। जानती हो मुझे तुम्हारा सांवला रंग कितना पसंद है। इस रंग के कारण ही उस दिन इच्छा हुई कि तुम्हारा नाम पूछूं। मुझे सांवली लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। संपत गौरवान्वित। उसे अपना वर्ण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दर्पण देखती थी तो विषाद होता था। श्याम वर्ण ने भले से चेहरे को कितना भद्दा कर दिया है। सुबोधिनी के बारे में सोचते हुए बोली, बहन जी वो तो गोरी हैं।
इतनी गोरी की बीमार लगती है, इसीलिए छुट्टियां होते उसे गांव भेज देता हूँ। विद्यालय में छुट्टियां बहुत होती थीं। गर्मी में 2 माह, दीपावली पर 20-25 दिन, बड़े दिन अर्थात क्रिसमस पर सप्ताह भर की छुट्टी। छुट्टियों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए शांत स्वरूप और सुबोधिनी कभी करवी में रहते, कभी रामपुर बाघेलान में। शांत स्वरूप का मानना था इस तरह नातेदारी मजबूत होती है, वेतन की बचत भी। अब अलदहा सा कुछ हुआ। शांत स्वरूप गर्मियों में सुबोधिनी को अपने पैतृक गांव करवी में छोड़कर लौट चले। कुछ दिन अम्मा बाबू की सेवा करो, मैंने LLB ज्वाइन किया है, परीक्षा की तैयारी करूँगा। LLB? हाँ, बताना भूल गया, इच्छा हुई 1 डिग्री और ले लूँ। तनकम्मा बहन जी अपने प्रांत चली गई हैं। स्कूल में एकांत हो जाता है, अकेले कैसे? आराम से रह लूँगा। फिर भी आराम से रहूँगा। पतिपरायण सुबोधिनी को विपरीत बोलने का अभ्यास न था। शांत स्वरूप उसे इस योग्य न मानते थे जब वो तर्क करे या अपना इरादा जाहिर करे। उसे कल्पना नहीं थी संपत से परिचय प्रगाढ़ करने हेतु वे उसे करवी में छोड़ रहे हैं। प्रगाढ़ परिचय ने क्या क्या ध्वंस किया। संपत के चेहरे से गौरव लापता हुआ, शांत स्वरूप के चेहरे से प्रभुत्व। उन्होंने वॉलेट संपत के सम्मुख उलट दिया था। सारे पैसे ले लो, अस्पताल जाकर पेट गिरवाओ। सर, मैं अकेले कैसे? पेट गिरवाओ वरना लोग जीने ना देंगे, ना तुम्हें ना मुझे। पेट में प्रकरण लिए संपत घर में सुस्त पड़ी रहती, स्कूल में कंधे झुकाए बैठी रहती। शांत स्वरूप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान केंद्रित किए हुए रसायन शास्त्र पढ़ाकर तेज कदमों से चले जाते। मौका ढूंढकर संपत घेराव करती, वे काबू में ना आते। सूचना मिलने पर संतरा ने संपत को कई बार पीटा, कई किस्म के काढ़े पिलाए। गर्भस्थ मजबूत शिशु पर काढ़े का असर न होता। गांधी जयंती पर संपत ने आकार लेते उदर को साड़ी में छिपाने की कोशिश की, लेकिन बापू की तस्वीर को माला पहनाते हुए यथार्थ कुछ शिक्षिकाओं ने जांच लिया। दूसरे दिन 3 शिक्षिकाएं प्राचार्य के पास पहुंची। संपत को स्कूल न आने दें, दूसरी छात्राओं पर गलत असर पड़ेगा। प्राचार्य ने संपत को बुलवाया। संपत दूरी बनाकर खड़ी हो गई। जी बड़ी बहन जी। प्राचार्य के व्यवहार में नियम और मर्यादा कूट कूट कर भरी थी। शायद अविश्वास से वे निर्मम प्रश्न कर बैठी। संपत, तुम पेट से हो? आपदा में पड़ गई संपत सिर्फ और सिर्फ रोती थी। दिल भर आया। नहीं बड़ी बहन जी, सच बोलो वरना स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। नहीं बड़ी बहन जी। रो रही हो मतलब झूठ बोल रही हो? संपत रोती रही। आर्य सर मुझे जलील किए हैं। युगों युगों से इस धरा पर मटुक लाल और जूली होते आए हैं। मीडिया आज की तरह सशक्त और सक्रिय नहीं था, वरना 21वीं सदी के मटुक लाल और जूली की तरह ये वाकया आइटम न्यूज़ बनकर जन जन तक पहुंच जाता। छोटी जगहों से अखबार नहीं निकलते थे, इसलिए खबर सुर्खी न बटोर सकी। प्राचार्य भड़क गई। मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाओगी? बड़ी बहन जी, आपको बेवकूफ़ बनाऊं इतनी मेरी औकात नहीं है। सर कहते थे तुम्हें हर साल पास करा देंगे। गिड़गिड़ाने या सफाई देने का अर्थ न था। वो ऐसे समुदाय से थी जो सच बोलकर भी झूठे और दोगले समझे जाते थे। प्राचार्य कुछ कहें इससे पहले रोती हुई चली गई। शिक्षिकाओं के ललाट पर बल पड़े। मुद्रा में घृणा उपजी। लगा अजीब सी बात है, लेकिन बेबात नहीं है। विद्यालय की पहली घटना थी, जाहिर तौर पर पहली ही थी। लोग आज की तरह परंपरा भंजक और प्रयोगधर्मी नहीं थे। कुछ जाबाज युवक युवती आशिकी के लपेटे में आते जरूर थे, पर उनकी आशिकी अंजाम तक नहीं पहुंचती थी। उन्हें विवाह वहीं करना पड़ता था जहां उनके अभिभावक तय करते थे। माहौल सादा था। अधिकतर छात्राओं ने शोषण जैसा शब्द नहीं सुना था। वे कम जानकार, कम जागरूक थीं। नहीं सोचती थीं शिक्षक खुराफात में मुब्तला हो सकते हैं। 11वीं की कुछ बड़ी आयु की छात्राएं जरूर भेद तजबीज कर लेने की क्षमता रखती थीं। इन छात्राओं ने फुसफुसाते हुए बुलेटिन जारी किया। बड़ी बहन जी ने आर्य सर को बहुत फटकारा। सर से बात करने में हम लोगों को कैसी उपलब्धि सी लगती थी। संपत गंदी लड़की है, अरे उसके बच्चा होने वाला है। सर छुट्टी पर हैं, केमिस्ट्री का इतना कोर्स बाकी है, कैसे होगा? हम लोग इनके साथ एकांकी नहीं करेंगे। बुलेटिन सुन छात्राएं क्लांत हो गईं। आर्य सर को फेवरेट बनाकर बड़ी बेवकूफ़ी की। शिक्षिकाएं सुबोधिनी के घर पानी पीने आती थीं, लेकिन उनकी मुद्रा में एक किस्म की झिझक और सहानुभूति होती। यथार्थ बताने का भार पड़ोसी के होने के नाते तनकम्मा बहन जी पर पड़ा।
आर्य सर और संपत की चर्चा है। सभी बहन जी ने आपको सर का मिजाज बताया था, आपने सर को नहीं समझाया। सुबोधनी का दिमाग निष्क्रिय, तो इसलिए शांत स्वरूप का बड़े अधिकारी सा प्रतीत होता व्यक्तित्व मलिन हो गया है, इसलिए कहीं और मकान तलाश रहे हैं। पतन में गिरते हुए इन्हें शर्म क्यों ना आई? जानती थी शांत स्वरूप उसे अपने लायक नहीं समझते, फिर भी वो आस्थावान पत्नी की तरह उनका ख्याल रखती थी। वे अपने हाथ से लेकर पानी तक नहीं पीते थे। रात में प्यास लगे तो नींद में बेखबर उसे झंझोड़ देते, प्यास लगी है पानी पिलाओ। सुबोधनी तनकम्मा बहन जी से यही पूछ सकी, बहन जी संपत स्कूल आती है? फूला पेट लेकर कैसे आएगी? फूला पेट लिए संपत संतरा के साथ अस्पताल का दौरा कर रही थी। छोटे जनपद के छोटे सरकारी अस्पताल में 4 पुरुष चिकित्सकों के बीच मात्र एक महिला चिकित्सक थी। काम के बोझ से थकी और रूढ़ स्वभाव के कारण बौखलाई रहती थी। अधिक चीखने चिल्लाने वाली प्रसूताओं को तमाचा मार देती। दर्द सहो, चिल्लाती क्यों हो? चिल्लाने से दर्द सहने की क्षमता कम हो जाती है। लेडी डॉक्टर की ख्याति सुन शिथिल हुई संतरा बिना परामर्श लिए संपत को अस्पताल से लौटा ले जाती। 4-6 दिन बाद साहस कर पुनः अस्पताल आती। इस बार नंबर आते ही घबरा कर संपत भाग चली। कुछ दिनों बाद माँ बेटी फिर अस्पताल आईं। नंबर की प्रतीक्षा में कॉरिडोर में बैठी थीं। पैर में हो गए फोड़े की मरहम पट्टी कराने अपने बड़े भाई के साथ आई संपत की सहपाठिनी मिथिलेश की नज़र संपत पर पड़ी। संपत स्कूल क्यों नहीं आती? बुखार आता है। तुम्हें बच्चा होने वाला है ना? संपत ने कंधे झुका लिए। संतरा ने पैतरेबाजी की। कौन कहत है? हम ओई लूकी लगाए देई, अर्थात सींक जैसी पतली जलती हुई लकड़ी लगा देंगे उसको। लड़कियां कहती हैं साड़ी में पेट बड़ा लागत है, तुम पहरो तो हारो लागी, गोड़ अर्थात टांगे दिखावत स्कर्ट ब्लाउज पहरे भागती हो। भाई मिथिलेश को आगे ठेल ले गया। इधर संतरा संपत को ठेल ले गई। अब संतरा ने लेडी डॉक्टर के घर जाना तय किया। लेडी डॉक्टर ने फीस ली और रूढ़ स्वभाव का परिचय दिया। तुम माँ बेटी बेवकूफ़ हो, 5 महीने हो चुके हैं, मैं खतरे वाला काम नहीं करूँगी। कृपा करो डॉक्टरनी साहेब, संतरा ने अर्ज की। लेडी डॉक्टर ने अनादर किया। संपत को माँ बनने का शौक़ है, बनने दो। मेरे दरवाजे पर दिखी तो पुलिस में रिपोर्ट करूँगी। निर्विकल्प स्थिति और 2 निरीह स्त्रियाँ। आने वाले ने शायद ठान लिया था कि आकर रहेगा। गर्भकाल संपन्न कर स्वस्थ बच्ची ने जन्म लिया। संपत की दारुण दशा। संतरा के भय से उसे बच्ची की सूरत देखने की ललक न हुई। समाज के भय से बच्ची के लिए तड़पने का ख्याल न आया। असामाजिक कृत्य से मुक्त हुए पिचके पेट पर हाथ फेरना अच्छा लग रहा था। अंदाज न था संतरा कूट योजना में लिप्त है। सुबोधनी को भी अंदाज नहीं था कि जीवन की सबसे डरावनी रात आने को है। शांत स्वरूप की अराजक चेष्टा ने बहुत कुछ भंग कर दिया था। सुबोधनी की ये कई स्तरों पर हार थी। विश्वास भंग हुआ था। दाम्पत्य जैसी सामाजिक आस्था क्षीण हुई थी। खुद को असुरक्षित पाती थी। रातें डरावनी हो गई थीं। नींद भंगुर। वो डरावनी रात की भंगुर नींद में थी। बाहरी द्वार की सांकल बज रही थी। उसे लगा भंगुर नींद का अभद्र सपना है, लेकिन सांकल सचमुच बज रही थी। आसुरी नींद वाले शांत स्वरूप भी पता नहीं कब से नींद भर नहीं सोए थे। सांकल की धुन संकेत दे रही थी आगे भी भर नींद नहीं सो पाएंगे। पूछा, कौन? संपत की महतारी। स्कूल वाले मकान को छोड़ते हुए लगा था अभिशाप यहाँ तक ना पहुँचेगा। संतरा ने मकान कैसे ढूंढ लिया? वाकया आसपास जाहिर हो गया तो लोग हंगामा कर सकते हैं। शांत स्वरूप की छवि ध्वस्त हो चुकी थी, फिर भी छवि को लेकर सजग हुए। सामने वाली खिड़की पतली दरार की तरह खोली। संतरा दोनों हाथों में लत्ते में लिपटी बच्ची को थामे खड़ी थी। खिड़की खुलने की आहट संतरा तक पहुंची। दरार पर एक आंख रखकर बोली, मास्टर जी, लड़की भय है, दुआर में रखे जाते हैं। डरे हुए समुदाय की वंचित स्त्री में कितना साहस आ गया है। बच्ची को छोड़ अंधेरे में लुप्त हो गई। बच्ची रोते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। शांत स्वरूप और सुबोधनी के संबंधों में स्थगन आ गया था, लेकिन उस वक्त दोनों समान रूप से भयभीत थे। दोनों का मस्तिष्क समान रूप से निष्क्रिय हो रहा था। घर में शासन करने वाले शांत स्वरूप वर्चस्व विहीन होकर रह रहे थे। बच्ची का रुदन वर्चस्व पूरी तरह खत्म किए देता था। सुबोधनी ने पूछा, बच्ची का क्या करें? मरने दो, रो रही है, कहीं दूर फेंक आता हूँ। ये क्रूरता है।
सुबोधिनी स्त्री विमर्श जैसे मसले से प्रयोजन नहीं रखती थी, चुप रहती थी कि नुक्ताचीनी करने से परिवार में टूट फूट होती है, लेकिन न जाने क्यों उसे हिंसक किस्म का आनंद मिला। बच्ची को उठा लाई, लत्ते में लिपटी कांपती रोती बच्ची। शांत स्वरूप ने सुबोधिनी के चेहरे में चुनौती देखी। इस पर उनका इतना जोर चलता था कि विपरीत बोलने की अभिलाषा न रखती थी, आज निर्द्वंद्व लग रही है। सुबोधिनी, तुम पागल हो। बच्ची चुप हो गई। पनाह पाकर बच्ची सचमुच चुप हो गई थी। क्या करोगी इसका? इसके बाल और आंखें तुम्हारी जैसी हैं। ऐसे जवाब दे रही है जैसे अब इन्हें रत्ती भर महत्व न देगी। उन्होंने एक नज़र बच्ची को देखा। पैतृक झलक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मैं इसे नहीं रखूँगा। ठीक है, सुबह संपत को दे आएंगे। मैं उसका घर नहीं जानता। अरे किसी से पूछ लेंगे। इसे रखना होता तो संतरा यहाँ क्यों छोड़ जाती? अनाथ आश्रम का पता लगाओ। यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं है। तो कुछ सोचती हूँ। सुबोधिनी के स्वर में आग्रह की लोच नहीं, आदेश जैसी कठोरता थी। शांत स्वरूप में हौसला न था। उसे पहले की भांति आदेशात्मक तेवर में चुप करा दे। हैरान थे, ये ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में संतुलित कैसे रह पा रही है। वे यदि उसके मर्म को स्पर्श कर पाते तो जानते। सुबोधिनी को बच्ची का स्पर्श लिजलिजा लग रहा था, जैसे देह में गीले लिसलिसे केंचुए सरक रहे हैं। वंश पिता से चलता है, फिर भी बच्ची उसे विप्र नहीं अछूत लग रही थी। वो छुआछूत को नहीं मानती थी, फिर भी धारणाओं, मान्यताओं, टोटकों का असर जहन से गया न था। बाजार में वो एक बार झाड़ू लगाने वाली महिला से टकरा गई थी। घर आकर उसने माँ को नहीं बताया था कि दिसंबर की ठंडी शाम में माँ नहाने के लिए बाध्य करेंगी, लेकिन जहन में धारणाओं का असर था। बड़ी कुप्पी में रखा गंगा जल उसने अपने सिर और वस्त्र पर छिड़क लिया था। अब अछूत बच्ची हाथों में थी। भूली तो नहीं थी, फिर भी शांत स्वरूप की दगाबाजी नए सिरे से प्रखर हो उठी। बच्ची निर्दोष थी, लेकिन दगाबाजी का प्रमाण थी। उसे संपत्ति से इतनी घृणा हो रही थी, शांत स्वरूप पर इतना क्रोध आ रहा था कि बच्ची को लेकर दया करुणा जैसा भाव नहीं बन पा रहा था। सुबोधिनी बड़बड़ाई, फिर रोई, फिर बच्ची को बिछावन पर रख 4 परत तुशाला से ढांप दिया। शांत स्वरूप में साहस न था रोती सुबोधिनी के कंधे थपक कर ढांढस दें, अथवा गर्माहट के प्रबंध के बाद भूख के प्रबंध के लिए मुंह चला रही बच्ची को हुमक कर उठा वे कहीं और फेंक आएं। सदमा लिए देखते रहे। आंसू पोंछती सुबोधिनी रसोई में गई है और कटोरी में दूध ले आई है। फाहे को दूध में भिगोकर बच्ची को बूंद बूंद दूध पिला रही है। बच्ची की भूख, नींद, सुरक्षा की फिक्र करती सुबोधिनी उन्हें विचित्र बल्कि विक्षिप्त लग रही थी। रात भेद छिपाने में माहिर होती है और दिन खुलासा करने में। सुबोधिनी ने दोहराया, इतना रोती है, मोहल्ले में बात जाहिर हो जाएगी, अनाथ आश्रम का पता लगाना ही होगा। कहा तो कहीं फेंक देता हूँ। मुझे मरी हुई चुहिया फेंकने में दुख होता है, ये इंसान है। क्या चाहती हो? इसकी सुरक्षा। मैं आज ही इसे लेकर करवी चली जाती हूँ, इस बीच अनाथ आश्रम का पता लगा लो। कौन सा दुष्ट ग्रह किस घर में आ बैठा था जो वे बेवकूफ़ी कर गए, जिसका फ़ायदा उठाकर ये सर्वे सर्वा बनना चाहती है। ये भी लगा सुबोधिनी इस अवांछित को लेकर चली जाए तो छुटकारा पाने जैसी बात होगी। करवी नहीं, रामपुर बघेलान जाओ। करवी जाऊंगी, ट्रेन में बैठा देना, 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगी। करवी में बाबू की इज्जत है, रामपुर बघेलान में मेरे पिता की भी इज्जत है। शांत स्वरूप ने स्वीकार किया, वे अधिकार और अहम खो चुके हैं। दिमाग ऐसा निष्क्रिय हो गया है कि सोचना कठिन है। सुबोधिनी को ट्रेन में बैठाते हुए उन्होंने मानो उस अवांछित बच्ची से तत्कालिक छुटकारा पा लिया। करवी में कोहराम, प्रतिष्ठित पुरोहित परिवार, 3-13 का ध्यान रखने वाले उच्च कुलीन विप्र, शांत स्वरूप के उद्भट विद्वान पिता सुख स्वरूप, विवाह, व्रतबंध, कथा बाँचने के लिए दूर दूर तक बुलाए जाते थे। उन दिनों गांव देहात की शादियों में कन्या पक्ष और वर पक्ष के शास्त्री के बीच खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए मुकाबला होता था। दोनों पक्ष के शास्त्री अपने अपने हौसला अफजाई करने वालों के साथ आमने सामने बैठते। दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया को प्रति उत्तर और प्रति प्रश्न की भांति दाग कर एक दूसरे को चित्त करने में विद्वता झोंक देते। सदा अपराजित रहने के कारण सुख स्वरूप की ख्याति थी। पुरोहिताई का जलवा यूँ जानिए कि रोट, पंजीरी, गुलगुले, बताशे, खुरहुरी अर्थात सूखा नारियल से भंडार भरा रहता। सुबोधिनी रामपुर जाती और अपनी बहनों को बताते हुए लहक कर हंसती।
करवी में रोट पंजीरी का कलेवा होता है, चाय में बताशे डाले जाते हैं, चीनी की बचत। अंधविश्वास का पूछो मत, शरीर में छिपकली चढ़ जाए तो घात अर्थात अनहोनी टालने के लिए नहाकर लोहे के साथ दीपक बनाकर घी की बत्ती जलाकर शंकर जी की आरती पूजा करते हैं। मुझे 2 बार ऐसा करना पड़ा। ऐसे नेम देम वाले परिवार में कोहराम मचना ही था। सुबोधनी को अंदाज था स्वागत नहीं होगा, लेकिन अंदाज नहीं था कि अम्मा बाबू के साथ रहने वाली निसंतान विधवा मुंहफट बड़ी अम्मा इस अंदाज में बात करेंगी। दुल्हन, तुम केकर पेट भरे रहीं कि हम लोगों का खबर न भय। सुबोधनी को लगा शांत स्वरूप का अपराध उस पर आरोपित किया जा रहा है। उसे बाबू के सम्मुख गर्दन तक घूंघट करना पड़ता था। अम्मा का अदब करते हुए उतना ही बोलती थी जितना जरूरी हो। सदा कड़वा बोलने वाली बड़ी अम्मा से बहुत कम बोलती थी। अब नहीं बोलेगी तो अपने आचरण को संदेहास्पद बना लेगी। बड़ी अम्मा बच्ची मास्टर जी की है, किसी और के पेट में भरी थी। बड़ी अम्मा ने बच्ची को समीप से देखा। शांत से तो एक को नहीं मिले, न सूरत न शकल न गोराई अर्थात गोरा रंग। आहट सुनकर संध्या उपासना कर रहे सुख स्वरूप पूजा घर से निकले। घूंघट में लोग सुबोधिनी ने सार संक्षेप सुनाकर सब कुछ अपावन कर दिया। करवी का कड़ा कायदा, विधि विधान से बंधा दौर। पिता युवा हो चली पुत्री को स्पर्श नहीं करते थे। भाई युवा बहनों से मस्खरी नहीं करते थे। मित्रों को घर न बुलाते थे। यदि आ जाएं तो बाहरी भाग में बैठाते थे कि बहनों से मस्खरी करने भीतर न घुसने पाएं। जेठ को छूना गुनाह था। छूने से भयाऊ अर्थात छोटे भाई की पत्नी की देह में कोढ़ फूटना तय था। मामा ससुर के तो जूठे बर्तन तक छूने में प्रतिबंध था। संयुक्त परिवार वाले स्त्री पुरुषों में आकर्षण जैसा तत्व न पनपे, इस सतर्कता बतौर बनाई गई भ्रांतियाँ गाँव में अब भी प्रचलित हैं। तत्व पालन न करने वाली स्त्री जाहिर तौर पर कुलक्षणी कही जाती थी। ऐसे उच्च कुलीन कुल के चिराग ने निकृष्ट वारदात कर परिवार का निष्कर्ष निकाल दिया। सुजान बहू डिंडोरा पीटने कर भी चली आई। दीवारों के भी कान होते हैं, अतः मजबूरी ये रही बुलंद आवाज़ में कथा बाँचने वाले सुख स्वरूप को आवाज़ काफ़ी कमज़ोर करनी पड़ी। जो ये सच है तो शांत स्वरूप से हमको नफरत हो गई है। वह तुमको चाहिए था इसे कहो कुइयाँ इंदारा में फेंक देती। गांधी बाबा भले कह गए छुआछूत कुछ नहीं होता, वह होता है, शहर में होता है, यह तो गाँव है। हम गांधी जी के जैसे महात्मा नहीं हैं कि इसको अपनिया कर सराहे जाएंगे, अर्थात इसको अपना कर प्रशंसा पाएंगे। हमारी पुरोता ही चली जाएगी, जैसे आई हो लौट जाओ। फैसला सुनाकर सुख स्वरूप पुनः पूजा घर में समा गए। उनके जाने पर सुबोधिनी ने आंचल मुख से हटाया। अम्मा कुछ दिन रहने दो, मास्टर जी अनाथ आश्रम का पता लगा रहे हैं। अम्मा ने भर्त्सना की। शांत भूल किया तकिया, दुल्हन औरतें सह के झुक के चलें तबहिन घर परिवार चलत है। तुम शांत के गलती नहीं छिपा रही हो, लुच्चाई दिखा रही हो। गलती छिपाने के लिए ही यहाँ आई हूँ अम्मा। वहाँ रहने पर मोहल्ले वाले पूछेंगे रातों रात बच्ची कहाँ से आ गई, कोई रिपोर्ट कर देगा, मास्टर जी जेल चले जाएंगे। अब अम्मा बेअसर। प्रपंच न कर दुल्हन, सांद तो ही तेग देई त अकल ठीक हो जाई। मुहजरी का लेके रामपुर बघेलान में पड़ी रहे। बड़ी अम्मा ने निदान बताया कि उनके मायके डोमा माँ एक लोहार मूठ चलावत है, चलवाए दई, किस्सा खत्म। सुबोधिनी जादू टोने मूठ पर विश्वास नहीं करती थी, पर आशंकित हो गई ये 2 निर्दयी नारियां सोती हुई बच्ची का गला दबा देंगी। उस रात सुबोधिनी कमरा भीतर से बंद करके बच्ची के साथ सोई। पर कब तक? सुबोधिनी के लिए अब कुछ भी सरल न था। बच्ची ऐसा व्यतिक्रम थी जिसे लावारिस छोड़ते हुए कलेजा कसकता था, रखते हुए भी कसकता था। ये अनाथ आश्रम पहुंच जाए तो प्राण बहुरे। बच्ची की भूख, नींद, गीलेपन का प्रबंध करती सुबोधिनी रोती। कभी उसके चेहरे में शांत स्वरूप की निशानियां ढूंढती। निशानियां मिलने पर बच्ची का गला दबा देने जैसा हिंसक इरादा रखती। लेकिन बच्ची का रोना सुन जब अम्मा उसके कमरे के द्वार पर मुख रखकर जोर से बोलती, कितना रोबत है दुल्हन, एके मुँह में कपड़ा ठूंस दे। सुबोधिनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो जाती। नहीं अम्मा, जहाँ ले जाए का होए ले जा, यहाँ से जा। सुबोधिनी बच्ची को लेकर लौट चली। शांत स्वरूप न सुबोधिनी का सामना कर पा रहे थे, न बच्ची को स्वीकार कर पा रहे थे। उनके मनोविज्ञान में द्वंद्व समा गया था। खुद पर कभी क्रोध आता, कभी तरस, कभी घृणा होती, कभी खींच। घर में और विद्यालय में इतना रौब गालिब होता था।
एक बेवकूफ़ी ने हैसियत ख़त्म कर दी। सुबोधिनी का पहला प्रश्न, संपत या संतरा तो नहीं आई? नहीं। माँ बेटी उतनी ही निर्दयी हैं जितने बाबू, अम्मा, बड़ी अम्मा। मुझे भगा दिया, उनका घर अपवित्र हो रहा था। अनाथ आश्रम का पता लगाया? सुबोधिनी शांत स्वरूप का मिजाज भाप कर बात करती थी। अम्मा बाबू को सीधे निर्दयी कह रही है। शांत स्वरूप का मस्तक झुक गया। नहीं, लेकिन तुम बच्ची का मोह मत करो। मोह नहीं, सुरक्षा कर रही हूँ। तबादला करा लो। हम लोगों के प्रश्नों से बचेंगे, तब तक शायद इसे भी कहीं ठौर मिल जाए। तब तक क्या करें? इसे लेकर कुछ दिन रामपुर बघेलान में रहूंगी। शांत स्वरूप को एक बार फिर छुटकारा मिलने जैसी अनुभूति हुई। कुल 1 घंटे की बस यात्रा कर सुबोधिनी बच्ची को लेकर रामपुर बघेलान पहुंची। खास पारंपरिक परिवार नहीं था, अतः दरो दीवार अपावन हो गए जैसी घृणा नहीं दर्शाई गई, लेकिन माना गया कल्पनातीत स्थिति है। माँ ने शांत स्वरूप की घोर निंदा कर पसीजे भाव से सुबोधिनी को समझाया। सुबोधिनी, बच्ची का दोष नहीं है, तब भी इसका जन्म कलंक की तरह है। ये बताओ, इसे लेकर तुम कहाँ कहाँ और कब तक भटकती रहोगी? सुबोधिनी ने समझ लिया शब्द और लहजा अलग हो, फिर भी कुछ मान्यताएं हर परिवार में एक समान होती हैं। माँ, मुझ पर बीत रही है, कुछ दिन सुस्ता लेने दो, इसके कारण ठीक से सो नहीं पाती हूँ। व्यक्ति कितना ही नेक हो, लेकिन उसकी प्राथमिकता में अपना पक्ष, हित, सुविधा सबसे ऊपर होती है। सुबोधिनी शांत स्वरूप के साथ आती थी, अब करवी रामपुर बघेलान की यात्रा अकेले कर रही है। भावावेश में बच्ची को अपनाने जैसा फैसला कर यहाँ जम गई तो जो 2 बेटियाँ ब्याहने को हैं उनका क्या हाल होगा? सुबोधिनी, मुझे तुम्हारी फिक्र है। ठीक सोचती हो, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दो। सब कुछ भूलकर शांत स्वरूप के साथ रहो जैसे पहले रहती थी। जज कलेक्टर नहीं हो जो बच्ची को अकेले पाल लोगी। सुबोधिनी की आंखें बरस गईं। बच्ची के लिए नहीं, अपने लिए। उम्मीद थी बच्ची को नहीं, लेकिन उसे यहाँ खुलकर सहानुभूति मिलेगी, लेकिन नसीहत मिल रही थी। जानती हूँ माँ, ये ऐसी समस्या है जिसका निदान नहीं है। मास्टर जी इसे कहीं फेंक आते, यही ठीक होता। ये एक बार मरकर रोज रोज मरने से बच जाती और मैं भटकती हुई न घूमती। तबादले पर पुरानी जगह छूट गई, लेकिन घटित से छूट भागना कठिन था। सुबोधिनी पति, परिवार, परिस्थिति से ही नहीं, खुद से भी लड़ रही थी। बच्ची को निर्दोष मानती थी, लेकिन उससे लगाव नहीं रख पा रही थी। शांत स्वरूप को दोषी मानती थी, लेकिन उनसे संबंध खत्म नहीं कर पा रही थी। बच्ची को रखना नहीं चाहती थी, लेकिन बच्ची को ठौर नहीं मिल रही थी। सुबोधिनी बड़बड़ाती, रोती, निर्मम होकर बच्ची को पीट देती। हिचकती रोती बच्ची ने घुटनों के बल सरक कर खुद को मार से बचाने की कोशिश की। फिर सुबोधिनी की साड़ी पकड़कर खड़ी होने की कोशिश करने लगी, जैसे कह रही हो, आहत करो, लेकिन पनाह तुम ही दे रही हो। वे कोशिशें प्रभावित कर लेती हैं जिनमें मासूमियत हो। वे लम्हे नतीजा बन जाते हैं जिनमें खासियत हो। वेग से रोती सुबोधिनी ने हिचकती बच्ची को उठा लिया। तुम निर्दोष हो, ठीक मेरी तरह। सताई गई हो, ठीक मेरी तरह। कोशिश करूंगी तुम्हें तुम्हारे हिस्से की जिंदगी दूं। तुम मेरी सुहासिनी हो। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती थी घर में किलकारी गूंजे, इसी तरह ही सही। बच्ची उसकी कामना नहीं थी, बच्ची उसका चयन नहीं थी। निर्णय लेने का उसे अभ्यास न था, स्त्री विमर्श से प्रयोजन न था। आज जो जितना जिद्दी होकर मुख्य धारा के विरुद्ध जाए उतना प्रतापी माना जाता है, तब समाज के विरुद्ध जाना सरल न था। सुबोधिनी सिर्फ इतना जानती है, वे तात्विक क्षण थे। बच्ची का स्पर्श उसे लिजलिजा नहीं लग रहा था। उसने छोटे से सत्य को समझ लिया था कि मामला सिर्फ स्वीकार और अस्वीकार का होता है। स्वीकार न करो तो समस्या है, कर लो तो समाधान है। स्वीकार ने सुबोधिनी को उन्नत नजरिया दिया। बहुत कुछ भूलना होगा। मनुष्य ही भूल करता है, मनुष्य ही क्षमा करता है। क्षमा न सही, समझौता किया जा सकता है। जो भी सुख सुविधा है शांत स्वरूप के कारण है। अड़ जाते, जिस तरह रहना है रहूँगा, तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो जहाँ जाना हो चली जाओ। तो न करवी में ठौर मिलती, न रामपुर बघेलान में। सुहासिनी को उस दिन क्रूर होकर फेंक आते तो रोक न लेती। बहुत कुछ भूलना होगा। उसने दिनों बाद शांत स्वरूप से सहज होकर बात की। सुहासिनी को अनाथ आश्रम नहीं भेजूंगी। ये जो भी है, मैं इसकी माँ हूँ। इसके साथ पक्षपात ना हो, इसकी किसी से तुलना ना हो, इसलिए अब यही हमारी संतान है। मुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए। दिनों बाद सुबोधिनी ने सहज भाव में संवाद किया है।
वफादारी से माहौल ठीक रहेगा तो बोले, जो तुम्हें ठीक लगे। वे अक्सर सोई हुई सुहासिनी को देखते। रंग संपत्ति का और सूरत उनकी गलत तरीके से जन्मी है, लेकिन अधिकार लेकर जन्मी है, मिले इसे इसका हक। उनकी छवि, उनकी प्रखर बुद्धि का समायोजन लिए सुहासिनी एकाग्र होकर विषय को समझती, पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देती, अपनी ओर से प्रश्न करती, अच्छे अंक लाती। लेकिन गोरे माता पिता की काली बेटी लोगों को नुक्ताचीनी करने के लिए उकसाती थी। कुछ लोग आपस में, कुछ लोग सीधा संदेह व्यक्त कर देते। सर आप हैंडसम, मैडम आप ब्यूटीफुल, सुहासिनी किस पर गई है? शांत स्वरूप मस्तक झुका लेते। बोधिनी सुहासिनी की पात्रता बताती। इसके बाल, स्माइल, माइंड मास्टर जी की तरह है, भी कुछ जरूर होगा। एक ही संतान है, फिर हुए ही नहीं, ईश्वर की मर्जी। मुझे अफसोस भी नहीं है, मैं अपनी बिटिया से खुश हूँ, तेज दिमाग की है, कहती है अपने पापा की तरह केमिस्ट्री पढ़ेगी। प्रथम स्थान के साथ कक्षाएं पास करती हुई सुहासिनी शांत स्वरूप से अक्सर कहती, पापा तुम्हें केमिस्ट्री का इतना नॉलेज है, साइंटिस्ट बनते, स्कूल में पढ़े हो, नो ग्रोथ नो प्रोग्रेस। झिझकते संकोच करते शांत स्वरूप सामान्य हो चले थे। मैंने छोटी जगह में पढ़ाई की है, तुम साइंटिस्ट बनो तो समझो कि मैं बन गया। स्कूलिंग के बाद तुम्हें पढ़ने के लिए दिल्ली भेजूंगा। रसायन शास्त्र में ग्रेजुएट, पीजी, पीएचडी, साइंटिस्ट। दिल्ली में सुहासिनी मुकाम बना रही थी। इधर सुबोधिनी उसके विवाह की लालसा लिए थी। सूटेबल वर ढूंढते हुए जाना। इन सालों में क्या क्या बदल गया, लेकिन लोगों का गोरे रंग के प्रति लालच नहीं छूटा है। इस लालच को भुनाते हुए क्रीम लोशन बता रहे हैं अल्प समय में गोरा रंग कैसे पाएं। इतनी पढ़ी लिखी लड़की अच्छे परिधान, अच्छे रहन सहन, अच्छी शिक्षा के प्रभाव से इतनी प्रेजेंटेबल लगती है, लेकिन लोगों के लिए त्वचा का रंग मायने रखता है। वर पक्ष की ओर से प्रमुख आपत्ति आती, इतनी शिक्षित है इसलिए सांवली भी होती तो हम मंजूर करते, पर काली है। एक लड़के के बलबोले पिता ने स्पष्ट किया, आर्य जी आप सुबोधिनी जी के साथ प्रपोजल लेकर आए थे, तब हमने सोचा था सुहासिनी आप लोगों की तरह सुंदर सफ़ेद होगी। जब उसे देखने आए तो एकदम निराश होना पड़ा। वो ना आप जैसी है ना सुबोधिनी जी जैसी। सुबोधिनी सोच में डूब जाती। सुहासिनी अधिक सोचने न देती। माँ तुम बचपन से मुझे बेसन हल्दी का उपटन लगाती तो मैं तुम्हारी तरह गोरी हो जाती। अब तुम्हारा रंग पहले जैसा गहरा नहीं है। माँ हो झूठी बोलोगी। बेसन हल्दी का नुस्खा आजमाना चाहिए था तुम्हें। नहीं आजमाया, मुझे सांवली लड़कियां पसंद हैं। और सांवले लड़के वे भी। लेकिन तुमने किसी भी काले लड़के को प्रपोजल नहीं भेजा। एक दो लड़कों को तुमने बहुत काला है कहकर रिजेक्ट किया है। थोड़ा तो देखना पड़ता है। तो लड़के वाले भी तो थोड़ा देखेंगे माँ। अच्छा है मेरी चमड़ी काली है, चमड़ी के कारण अब तक शादी से बची हूँ। शादी के बाद घमंडी लड़के वाले लड़की को अपने मन का कुछ नहीं करने देते। पापा माँ को समझाओ, मुझे बहुत पढ़ना है। शादी जब होनी होगी हो जाएगी। सुहासिनी की शादी से पहले शांत स्वरूप तस्वीर बन गए। वैसे भी वे फिर जीवन को जीवन की तरह नहीं जी सके। सांसों के संजाल को ढो रहे थे। करवी और रामपुर बघेलान ने इस परिवार से दूरी बना ली थी। प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त के पहले नागौद अर्थात गृह जिला में उन्होंने सुबोधिनी के नाम से सुविधाजनक कॉलोनी में सुविधाजनक घर खरीद लिया था कि संबंधी साथ ना दें, घर साथ देगा। जाते जाते अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी और आग्रह कर गए, सुहासिनी से कहना शादी जरूर करे। तुम माँ ना बन पाई, नानी जरूर बनोगी। जाने वाले के शब्दों में जाने कैसा दर्द होता है। सारे क्लेश धुल जाते हैं। सुबोधिनी ने शांत स्वरूप को दिनों बाद स्पर्श किया। उस स्पर्श को अब तस्वीर में महसूस करती है। शयन कक्ष में दोनों तस्वीरें यूं लगा रखी हैं कि सुबह सबसे पहले यही नज़र पड़ती है। शांत स्वरूप की तस्वीर मानो जानना चाहती है, सुहासिनी की शादी कब कर रही हो। और सुहासिनी ने अच्छी खबर दी। ये रात 9 से 10 का वक्त होता है जब सुहासिनी का फ़ोन कॉल आता है। वो तमाम ज़रूरी काम छोड़कर इस निर्धारित वक्त पर नियमित कॉल करती है, क्योंकि जानती है सुबोधिनी उसकी आवाज़ सुनकर निश्चिंत सो जाती है। सुहासिनी हमेशा की तरह खिलखिला रही थी। माँ आज थोड़ा अलग बात करूँगी। ठीक तो हो, इसलिए थोड़ा अलग बात करूँगी। लोग काली लड़की को पसंद नहीं करते और तुम काले लड़के को पसंद नहीं करोगी। मतलब? माँ गोरे लड़के मेरी चॉइस नहीं है। मुझे काला आदमी मिल गया है, मेरे साथ साइंटिस्ट है। उसे अच्छी तरह देख परख लिया है। हाँ माँ,
हम साइंटिस्ट स्किन का रंग नहीं दिमाग देखते हैं। तुम्हें विदेह से मिलकर अच्छा लगेगा। कब मिला रही हो? तुम अपना घोंसला छोड़कर दिल्ली आती नहीं? फुर्सत मिलते ही मैं विदेह को पकड़कर नागौद ले आऊँगी। मैं खुश हूँ तुमने शादी करने का मन बनाया। माँ, मुझे शादी में खास इंटरेस्ट नहीं रहा और अब तो 36 कंप्लीट कर चुकी हूँ। विदेह से मिलकर लगा शादी कर लेनी चाहिए। जानती हो क्यों करना चाहती हूँ? क्यों? मेरी एक बच्ची हो, डिट्टो तुम्हारी तरह। मैं सबको बताऊँ अपनी नानी पर गई है। पागल। सुबोधनी का दिल भर आया। बोली, सुहासिनी, तुम्हारा मेरा रिश्ता ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई योग बनने की संभावना हो। माँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, फिर भी मुझे लगता है दिल से मांगो तो ज़रूर मिलता है। सुहासिनी का दिल भर आया। माँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरा रिश्ता ऐसा नहीं है। पापा के शव के साथ जब तुम और मैं करवी गए थे, मैंने भेदिया टाइप औरतों को आपस में कहते सुना था, पापा ने जो भूल की थी उसके कारण करवी आने से बचते थे। जब आए तो शव बनकर आए। माँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरा रिश्ता ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो महज रिश्ते नहीं होते। रिश्ते की व्याख्या परिभाषा से बहुत ऊपर होते हैं। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी, कुछ रिश्ते महज रिश्ते नहीं होते। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।